नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन्द्र। समाशोधन चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग करंट को आगे बढ़ाएंगे, जुलाई माह के करंट को लेकर आए हैं फिर से। पिछला जो वीडियो आपके पास गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अप्रिसिएशन के लिए। इसी तरह से मुझे हिम्मत देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। और अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। तो भैया पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, मेरे ख्याल से दिख तो रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? बलून अर्थात बलून अर्थात गुब्बारे आधारित 5G कनेक्टिविटी का प्रायोगिक परीक्षण किस राज्य के किस जिले के किस गांव में किया गया? तो मैंने सारी बातें ऐसे ही भर दी कि कुछ भी पूछे तो आप बता पाए। तो भैया हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये जो 5G कनेक्टिविटी का प्रायोगिक परीक्षण था, कैसा वाला परीक्षण? बैलून आधारित, ठीक है, गुब्बारे पर आधारित। ये कहाँ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ, विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम के गांव नूरमती गांव में हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए आता है नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? तो भैया अगला क्वेश्चन है कि फॉर एवर केमिकल्स के खतरे को देखते हुए उनके प्रयोगों को कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित करने का फैसला किस देश ने दिया? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन में ये कह रहा है कि भैया ये है ऑप्शन डी, और डी ऑप्शन क्या है? न्यूजीलैंड है। ये क्या है? न्यूजीलैंड। देखो यहाँ पर जो फॉर एवर केमिकल्स आया है, ठीक है, फॉर एवर मतलब युगों युगों तक टिके रहने वाले ऐसे केमिकल जो किसी उत्पाद में हो, और उत्पाद खत्म हो गया, मान लो आपके पास कोई क्रीम थी वो खत्म हो गई, वो क्रीम जो है वो जो तो खत्म हो गई, मगर उसमें जैसे मान लो कुछ क्रीम का कुछ पार्ट रह गया, वो आपने उठा के फेंक दिया, तो उस वो प्रोडक्ट जो बाहर निकलेगा, वो उत्पाद जो बाहर आया, तो वो मिट्टी में मिलेगा और सालों तक वहां पे रहेगा। ठीक है, इस तरह की बात हो रही है। तो भैया इस तरह के उत्पाद जिसको हम कहते हैं फॉरएवर केमिकल, सॉरी, रसायन, फॉरएवर केमिकल्स के खतरे को देखते हुए कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित करने का फैसला सबसे पहले किसने लिया है? न्यूजीलैंड देश ने लिया है। ठीक है, देखो एनवायरमेंटल ये पार्ट का एक क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अगले चरण में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया कि फॉर एवर केमिकल्स को इस समय तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब एक डेडलाइन दी गई है कि भैया इस तरह के जो केमिकल अभी हम यूज कर रहे हैं वो कर लो कर लो कर लो, मगर भैया इसको तुरंत खत्म करना है। कब तक खत्म करना है? जैसे कि हमारा ऑप्शन कह रहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक इसको क्या कर देना है? हटा देना है, प्रतिबंधित कर देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बेटा इसी से संबंधित है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म को अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको अंडरलाइन करें। देखिए ये पी एफ एस का फुल फॉर्म क्या है? पर पॉली फ्लूरो एल्काइल सबस्टेंस, जो कि मानव निर्मित रासायनिक यौगिकों का एक समूह है। देखिए यहीं से क्वेश्चन उठ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही आपके पेपर में क्वेश्चन उठ जाएगा कि पीएफएस क्या है। तो पीएफएस क्या है? मानव निर्मित रासायनिक यौगिकों का एक समूह है, जो कि फूड पैकेजिंग में इतनी संख्या में पाए जाते हैं। मतलब ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में फूड पैकेजिंग में जो ग्रुप है, वो उसमें कितने कितने टाइप के ये पार्ट है? तो भैया ये पार्ट है, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि भैया 68 है। ये टोटल कितने हैं? 68 केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पीएफएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैं ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना आपके लिए, वो ऐसे तूफानी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो भैया इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे अच्छे से, ये कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे। और वही मेरा पुराना निवेदन, वही कि आप इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कि केवल आप ही का भला ना हो, पूरे जगत का भला हो जाए। चलो भैया, तो आते भैया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बात करता है 5G की। तो 5G कनेक्टिविटी के प्रायोगिक परीक्षण दूरसंचार विभाग ने किसके साथ मिलकर किया है? ठीक है, ये जो परीक्षण हुआ है, ये परीक्षण किसके साथ मिलकर किया है, ये इसकी बात करता है। तो भैया आज के देख लेते हैं कि ये परीक्षण किसके साथ हुआ है। तो ये परीक्षण जो हमने किया, जो परीक्षण हमारा हुआ, इसमें दो जो डिपार्टमेंट है वो सामने आ गए। कौन कौन सा? एक तो आ गया ये टिफर। ठीक है, ये टिफर, मैं ये चलता हूँ, ये भैया हमारा जो डिवाइस है, ठीक 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 काम कर रहा है। चलिए, ये टिफर, TIFR। और दूसरा क्या है भैया इसमें? दूसरा है सी डॉट।
ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये जो बलून वाला प्रयोग है ना, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, ये प्रयोग इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें टिफर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो टिफर का फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिखने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसको। तो ये है टाटा टाटा इंस्टीट्यूट 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 अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, गुड। ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेटा, ऑफ ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पाऊंगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये हो गया किसका फुल फॉर्म, ये हो गया भैया हमारा टिफर का हो गया, ठीक है। अब आते हैं किसमें, सी डॉट। सी डॉट क्या है, सेंटर फॉर, मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, आप लोग भी इसको साथ साथ लिखते चलिएगा। सेंटर, आओ भैया लिखो, सेंटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, डेवलप, ये भी है, ठीक है, डेवलपमेंट, देखो अपने ही तरीके से चलता है ये सिस्टम पूरा, देखो उसने गायब ही कर दिया। आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, घबराओ नहीं, आ रहा है, सामने आ रहा है भाई, कहाँ चले जाते हो भाई, आ जाओ। तो भैया ये है, मैं फिर से प्रयास करता हूँ इसको लिखने का। एक्चुअली में जो डिवाइस है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है कि वो उसको वहाँ पे लिखता ही नहीं है, वो कहता नहीं मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप चिल्लाते रहिए। तो भैया ये है सेंटर बेटा, सेंटर फॉर फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स बेटा, ठीक है, टेलीमेटिक्स, ठीक है। चलिए, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन दोनों ने, टिफर ने और सी डॉट ने मिलकर ये बेटा प्रयोग किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सी डॉट, देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एक अच्छी बात भी है, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, में सी डॉट, सी डॉट क्या कह रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक ऊपर पढ़ा आपने, किस विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भैया ये विभाग आता है दूर संचार विभाग है, ठीक है बेटा, ये गोला कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, दूर संचार विभाग। देखिए ये याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट विभाग, विभाग उसके फुल फॉर्म बिल्कुल तैयार रखिएगा, कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 11 जून 2024 को, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 11 जून 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका शॉर्ट नेम क्या है, HCFC का उत्सर्जन जो 2026 तक होने वाली कमी इतने वर्ष पूर्व ही कम हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि HCFC का जो लेवल है, लेवल मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन के उत्सर्जन का जो लेवल था वो 2026 तक बेटा कम होना था, मगर वो उससे पहले ही क्या हो गया, कम हो गया। तो कितने वर्षों पहले कम हो गया, तो जैसे कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है बी, ये 5 वर्षों पहले ही खत्म हो गया। मतलब समझ रहे हो, टारगेट था 2026 का और वो टारगेट अचीव कब हो गया, ये हो गया उससे पहले 5 साल पहले, यानी 2021 तक में ये अचीव हो गया। तो भैया इसके लिए जोरदार तालियां, ठीक है, हाँ गजब, सुनाई दे रही, बहुत अच्छा, सुंदर। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, ठीक है बेटा, कब लगाया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ए, 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान लो कि इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन आ गया तो भैया उससे मुलाकात हो जाएगी। क्यों मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जो टैक्स है वो ऑयल पर अभी घटाया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भारत में पहली बार इस तरह का टैक्स कब लगा है, 1 जुलाई 2022 को लगा है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात देखने लायक है कि विंडफॉल टैक्स जो है वो होता क्या है। तो देखो, अगर कोई वस्तु है उसको बेचकर अप्रत्याशित लाभ कमा रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु है उसको बेचकर
आप अप्रत्याशित लाभ कमा रहे हैं तो उस टैक्स को, उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो होता है विंडफॉल टैक्स। अच्छा, विंडफॉल टैक्स, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो इस समय भैया जैसे रशिया में और वर्सेस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो भैया युद्ध करने के लिए आपको उपकरण चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उपकरण चाहिए। अब उपकरण में मान लो आप कोई भयानक टाइप का फाइटर प्लेन ले आए, है ना? अब उस फाइटर प्लेन को कैसे चलाओगे? बताओ कैसे चलाओगे? उसमें तेल डालोगे ना भाई, कि किसी पहाड़ी पे ले जाओगे धक्का मार दोगे कि अपने आप उड़ता रहेगा? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अचानक से तेल की डिमांड डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जब तेल की डिमांड बढ़ गई तो भैया तेल कंपनियों के बल्ले बल्ले हो गए, वो दे देना दन। जैसे डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम है, तो रेट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उससे आपको अचानक क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस होने वाले फायदे पे जब हम टैक्स लगाएंगे तो वो टैक्स क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा विंडफॉल टैक्स। क्या कहलाएगा? विंडफॉल टैक्स। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल मेरे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है? अच्छा, एक बात और क्वेश्चन नंबर 8 से हमको एक बात और याद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं पे डिस्कस कर लें हम लोग। हाँ, ये डिस्कस कर लें, मजा आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में विंडफॉल टैक्स की बात कर ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तेल का दिया कि भैया कोई प्लेन लाओगे तो तेल डाल के ही चलाओगे, है ना? स्वाभाविक सी बात है। ये बताओ मुझे, किस तेल की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है ना? किस तेल की? मतलब जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, कच्चा तेल, तेल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। तो कच्चे तेल की वो वैरायटी कौन सी है जो हाईली डिमांडेबल होती है, सबसे ज्यादा उसकी मांग रहती है? हाँ, फटाक से बताओ मुझे, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। ये घूम रहा है, देखो ये बफरिंग हो रही है। हाँ, मेरी तरफ से करवाई जा रही है इसको। चलो अच्छा, चलो चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भैया देखो, सुनो मेरी बात, अब तुम मत बताओ, मैं बताता हूँ। ये तेल जो है ये कहलाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये ध्यान रखना, कच्चा तेल मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये लिख रहा हूँ, ठीक है? आराम से इसको नोट कर लो। BREN, और ये बेचारा टी, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल तो क्रूड ऑयल ही है। तो ये याद रखना कि अगर अगर देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो तुम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें शेयर मार्केट का कोई पार्ट आया है। हाँ, न्यूज़पेपर पे रहता है। अब किसी पेपर में ये लेफ्ट साइड में होगा, किसी में ऊपर होगा, वो तुम देख लेना बेटा। ठीक है, तो वहां पर लिखा होता है कच्चा तेल डैश क्रूड ऑयल, सॉरी, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, और कौन सा? ब्रेंट क्रूड ऑयल। हाईली डिमांडेबल है। ठीक है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि भैया जो डीजल है, जो पेट्रोल है, जो जेट इंजन है, एटीएफ, एटीएफ मतलब एयर टर्बाइन फ्यूल, ध्यान रखिएगा, जो क्या कहते हैं, एरोप्लेन वगैरह में पड़ता है, के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जिसे SAED कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, रखा गया है। कितना रखा गया है? तो भैया ये रखा गया है कितना? 0। ए इसका आंसर है, और ए विकल्प में क्या आंसर है? 0। ठीक है, यानी डीजल, पेट्रोल, जेट इंजन, एटीएफ के निर्यात पर जो SAED, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जिसे SAED कहते हैं, कितना रखा गया? तो वो 0% है। ठीक है, 0 है, 0 0। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो चालू वित्त वर्ष चल रहा है। चालू वित्त वर्ष का मतलब कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है भैया? हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर पूरा करता है अपने आप को। ठीक है, एक पूरा साल, ठीक है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो भैया उसके लिए कह रहा है कि RBI के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी, या वृद्धि दर रहेगी, और क्वेश्चन मार्क है। तो भैया ये वृद्धि दर RBI ने बताइए कि 2024-25 में हम कितनी वृद्धि कर पाएंगे? हम 7.2% की वृद्धि करेंगे। तो 10 का हो गया बेटा बी। ठीक है, अब अच्छा, ये याद रखना कि अलग अलग जो फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालती हैं, कैलकुलेट करती हैं। तो RBI के अनुसार 2024-25 में हमारी ग्रोथ कितनी होगी? 7.2% होगी। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल बिल्कुल भेजे बैठा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है? ADB। ADB कौन है? हम जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी वही 2024-25 में
भारतीय अर्थव्यवस्था की दर कितनी होगी या होगी? तो भैया एडीबी ने कहा है 7% और आरबीआई ने कितना कहा है? 7.2%। ध्यान रखिएगा कौन सी बॉडी ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही है, ये ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये कह रहा है कि जो फिच है, फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो बेटा फिच के अनुसार भी 7.2% रहेगी। इतना ही किसने बताया है? इतना ही आरबीआई ने बताया है। एडीबी ने कितना बताया था? 7% बताया था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, इसमें एक नोट पॉइंट ले लो आप। मतलब क्यों ले लो ये नोट पॉइंट? क्योंकि जरूरी है तो लेना पड़ेगा। जैसे दवा लेनी पड़ती है क्योंकि वो जरूरी होती है, बीमारी को खत्म करती है। तो एग्जाम में हमारे पास कुछ बीमारियां लग जाती है, कभी कभी क्या पूछ देते हैं, ये फिच कौन है? तो भैया फिच है रेटिंग एजेंसी। ठीक है, फिच क्या है? रेटिंग एजेंसी है ये। ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, रेटिंग एजेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यही कर लेंगे आपसे कि फिच क्या है? रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनले के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर कितनी होगी या कितनी रहेगी? तो मॉर्गन एंड स्टैनले ने क्या कहा है कि भैया जो भारत की वृद्धि दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो रहेगी 6.8%। ये देखो बेटा, मैं गोला कर रहा हूँ, 6.8% रहेगी। ठीक है, अच्छा, मॉर्गन एंड स्टैनले कौन है भैया? तो ये है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाली एक कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैं लिखे भी दे रहा हूँ, इसमें भी एक नोट पॉइंट ले लो, क्या दिक्कत है, बहुत सारे नोट लगा दो। ठीक है, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। एसेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में फिर से विंडफॉल टैक्स, देखो मैं अभी बात कर रहा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या है भैया? ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये देखो, विंडफॉल टैक्स अर्थात अप्रत्याशित लाभ कर कच्चे तेल पर प्रति टन कितना कर दिया गया है? तो देखो बेटा, कच्चे तेल पर प्रति टन इसको 3,250 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 3,250 रुपए। क्लियर है? अच्छा, आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर देश के उपराष्ट्रपति फिल इन द ब्लैंक्स का हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहाँ के थे? ये मलावी, मलावी। ठीक है, और इनका नाम क्या था उपराष्ट्रपति का? ये सोलोस चिलिया। ठीक है, मलावी देश है और ये सोलोस चिलिया है। ठीक है, अच्छा, मलावी कहाँ पड़ता है? तो मलावी पड़ता है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है ये। ठीक है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लो पूछ लें। ठीक है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, देश का नाम, और स्थिति को याद रखिएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, विंडफॉल टैक्स से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये बेचारा हर जगह मिल जाता है, हमको भी मिल रहा है आज, तो तुम्हें पेपर पे भी मिलेगा बेटा। विंडफॉल टैक्स अप्रत्याशित लाभ कर कच्चे तेल पर पूर्व में कितना था? तो देखो, अभी तो 3,250 बताया हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में। इससे पहले ये था 5,200 रुपए प्रति टन था। कितना था? 5,200 रुपए प्रति टन था, जैसे कि ऑप्शन सी बता रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर संशोधित संशोधित जो हुआ है, यानी 5,200 था, फिर 3,250 हो गया, ये कब से लागू होगा? तो ये लागू हो चुका है कब से भैया? 15 जून, 15 जून। ये देखो, 15 जून 2024, 15 जून 2024। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर है, 15 जून 2024, ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? HSBC यानी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के अनुसार पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय प्रबंधन सूचकांक जून माह में रोजगार सृजन
इस वर्ष की तुलना में, इस वर्ष की तुलना में 18 वर्षों में, इस वर्ष की तुलना में, तोड़ो तोड़ो इसको यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन को, इस वर्ष की तुलना में और 18 वर्षों में सबसे तेज रहा 2024 में। तो देखो ये जो तुलना की गई है 18 वर्षों की, चल रहा है 2024, तो भैया 18 साल पीछे चले जाना है। तो 18 साल जब हम पीछे जाएंगे तो भैया स्वाभाविक सी बात है क्या आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। तो 2006 से तुलना की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो वर्ड आया ना, क्योंकि ये है तो इकोनॉमिक्स का, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, क्रय प्रबंधन सूचकांक, ये होता क्या है इसके लिए नोट लो फटाक से। ये देखो मैं नोट बना रहा हूँ, यहीं पर नोट ले लो। देखो इससे क्या दिखा जाता है कि किसी किसी देश के किसी देश के देश के विनिर्माण का अनुमान लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का अनुमान लगाते हैं, विनिर्माण का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेंगे कि पीएमआई इंडेक्स से किस चीज का अनुमान लगता है, विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इट मीन्स असेंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कई सारे घटकों को जोड़कर कोई उत्पाद तैयार करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जून माह के लिए ये इसको मैं ले लेता हूँ कर्सर को, तो आसानी हो जाएगी आपको थोड़ा देखने में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, को जून माह के लिए, ये चल रहा है कर्सर हमारा, जून माह के लिए अंतिम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हेडलाइन जारी किया जाएगा। तो किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भैया ये 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, 2024 को, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इतना अंडरस्टूड है, ये करंट चल रहा है, कोई प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ी चल रहा है ना। तो भैया 2024 की बात हो रही होगी, क्लियर है मामला। चलिए आते हैं, इतने होशियार हो यार तुम लोग, ठीक है, मुझे अच्छे से बता भाई। चलो आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, बिल्कुल। और अच्छा भैया मेरा फिर से वही निवेदन आग्रह, कुछ भी मान लो, है ना, रिक्वेस्ट मान लो कि भैया चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो बेटा, कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 भैया, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाल ही में अत्यधिक भूजल की आवश्यकता वाले धान पर चर्चा प्रारंभ हुई। यह धान का कौन सा प्रकार है। तो देखो भैया, ये जो अभी चर्चा में रहा एक धान का प्रकार, वो धान था साठा धान, ठीक है, इसको प्री मानसून धान भी बोलते हैं, प्री मानसून, क्लियर है। एक्चुअली में ये विवादित क्यों हो गया, देखो विवादित ये हो गया कि प्री मानसून है, मानसून से पहले का है, तो एक तो पानी आया नहीं, बरसा नहीं, तो जो हमारे जल स्रोत है वो तो बढ़े नहीं, ऊपर से धान की खेती में जल भी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये जहां पर भी उगाया जाता है वहां का जो भूमिगत जल स्तर है वो पहले से मान लो अगर गिरा हो तो ये और बुरी तरह क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्लियर है। इसीलिए ये धान अभी चर्चा में बना था, जिसको क्या बोलते हैं, साठा धान बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एग्रीकल्चर के किसी पार्ट से क्वेश्चन उठा लिया या आपने मान लो यूपीपीसीएस ट्राई किया, उसमें एग्रीकल्चर पूछा, तो उसमें ये धान का क्वेश्चन पूछ लेंगे और करंट में वो किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलो भयानक तरीके से इसको भैया तुरंत लगा दो, वही 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 क्या इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाला लगाना, खाली जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भैया आते नेक्स्ट में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया प्रत्येक वर्ष 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, अभी हाल ही में था, अभी हाल ही में, तो भैया 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, ठीक है। अब क्यों मनाया जाएगा भैया, रुको पहले हम उसको अंडरलाइन कर दे, गोला गोला करके, ये ज्यादा जरूरी है, पहले गोला गोला बना दो। तो भैया ये बन गया गोला, ठीक है। संविधान हत्या दिवस का मनाएंगे आप 25 जून को मनाएंगे, क्यों मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन भैया इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। तो अभी इसके लिए एक कानून आ गया, कानून आ गया जिसके अंतर्गत ये तय किया गया। चलिए आते नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, S138 क्या है, S138, तो ये इतना भयानक टाइप का क्वेश्चन है, रूह कपा देने वाला, समझ लो कैसे रूह कांप जाएगी, क्योंकि तुम देखोगे कि बेटा ये लिखा है कि सर 138 लिखा है, तो तुम इसको तुरंत लगा दोगे ये फाइटर प्लेन है, पक्का ये फाइटर प्लेन होगा, ठीक है, या ये मिसाइल लगा दोगे, मगर प्रभु ये नहीं है, ये क्या है,
ये डी ऑप्शन देखिए क्या है, तिब्बत चीन विवाद अधिनियम का संकल्प संवर्धन है, जिस पर हमारे आदरणीय यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कर दिया है, इसको इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये कानून बन गया है। समझ रहे हो बात को? तो S-138 क्या है? S-138 तिब्बत चीन विवाद अधिनियम का संकल्प संवर्धन है, जैसा कि ऑप्शन डी बता रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम लोग आ जा रहे हैं कि हाल ही में 8वीं महिला विंबलडन चैंपियन खिलाड़ी बनी। तो भैया इसमें लगा दो टिक, ये नाम है किसका? बारबोरा क्रेजिस्कोवा। बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये 8वीं महिला विंबलडन है, चैंपियन है। ठीक है, अच्छा कहाँ की है ये चेक गणराज्य की है। ठीक है, देखो बेटा जो प्लेयर होते हैं ना, वो किस लैंड के हैं, तो किस देश से संबंध रखते हैं, ये पूछ लेते हैं प्रभु। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये चेक गणराज्य की है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत के किस शहर में 2 नए वीजा केंद्र एवं पासपोर्ट केंद्र शुरू किए हैं? तो भैया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर ई क्या बता रहा है? ए और डी। ए क्या है? सिएटल। ठीक है, और डी क्या है? डी है बेलेव्यू। तो सिएटल और बेलेव्यू ये वॉशिंगटन के प्रांत हैं। वॉशिंगटन कहाँ है बेचारा? यूएसए में है। और यहाँ पे क्या खुल गए हैं? 2 नए वीजा केंद्र और पासपोर्ट केंद्र खुल गए हैं। क्लियर है मामला? ये टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेगा, अभी कहीं ना कहीं मुलाकात होने वाली है इससे, फटाफट। चलो आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी एक सेम टॉपिक के लिए जो आपने ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर ये 25 है बेटा। बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर विंबलडन खिताब जीता और दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती? तो भैया ये महिला कौन है? ये है जैस्मिन पाउलिनी। यानी बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने महिला एकल फाइनल में जो विंबलडन जीता है और दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है, किसको हराकर? जैस्मिन पाउलिनी को। और बेटा ये जैस्मिन पाउलिनी कहाँ की है? ये है इटली की। कहाँ की है भैया? इटली की। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भैया अमेरिका में भारत सरकार के लिए वीज़ा, ओसीआई कार्ड, पासपोर्ट, भारतीय नागरिकता छोड़ने और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जीईपी सत्यापन सेवाओं के लिए एकमात्र सेवा प्रदाता कौन है? क्लियर है? यानी अमेरिका में कोई लोग रह रहे हैं, वो भारत सरकार के लिए वीजा, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर से सुन लो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र पारीय भारतीय व्यक्ति। और पासपोर्ट, और कोई भारतीय अगर नागरिकता छोड़ना चाहे या ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम 57 सेवाओं को लेना चाहे, तो इसकी सेवा प्रदाता, एकमात्र सेवा प्रदाता कौन है? तो भैया कौन है वो? वीएफएस ग्लोबल है, वीएफएस ग्लोबल। ठीक है, टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपसे पूछेंगे अमेरिका में तुम जा रहे हो, नागरिकता छोड़ना चाहते हो, बताओ इसमें कौन सेवा देगा? तो भैया सेवा कौन देगा? वीएफएस देगा। अच्छा, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है कि भैया समुद्र पारी भारतीय ऐसा व्यक्ति है जो लंबे दीर्घ अवधि के लिए देश से बाहर आओ वीजा लेकर और नागरिकता छोड़ चुका हो। ठीक है, तो भैया अब नागरिकता छोड़ के किसी देश की नागरिकता लेगा तो ऑलमोस्ट भारत की छोड़ रहा है, तो इसमें हेल्पफुल कौन होगा? ठीक है, वीएफएस ग्लोबल हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अभी पीछे वाले पार्ट से ही है कि सिएटल कहाँ है बेटा? वॉशिंगटन प्रांत में था और ये यूएसए में है। में भारत के महावाणिज्य दूत कौन है? ठीक है, सिएटल यानी यूएसए में भारत के महावाणिज्य दूत कौन है? तो भैया ये कौन है? ये है प्रकाश गुप्ता जी। कौन है भैया? प्रकाश गुप्ता जी हैं। ठीक है, टिक कर लो। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर कौन कहाँ पर अपॉइंट है नहीं है, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं भाई। 28 क्या कह रहा है? देखो भैया 28 क्या कह रहा है, पहले मैं इसको जरा, हाँ ये स्टार्ट हो गया। चलो 28, हाल ही में पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में से अपने निवेश को बाहर निकाला। यानी
97 कम्युनिकेशन में कोई निवेश कर रखा होगा, उसको क्या कर लिया, बाहर निकाला। किस बैंक के द्वारा ऐसा किया गया, तो भैया वो बैंक कौन सा था जिसने अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया। ये भैया पता नहीं क्या हो जाता है इस डिवाइस में। हाँ चलो ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा बुरा लग जाता है उसको, तुम सही भी हो जाता है। अच्छा चलो फिर से देखते हैं। तो पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में जो निवेश था उसे किस बैंक ने बाहर निकाल लिया, तो भैया ये सॉफ्ट बैंक विजन फंड है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड है और इसने अपना इन्वेस्टमेंट 197 कम्युनिकेशन से निकाल लिया है। ठीक है, ये कहाँ का बैंक है, तो ये बैंक है जापान का। ठीक है, जापान का बैंक है। चलिए आते नेक्स्ट में। अच्छा भैया नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि जी सेवन देशों जी7 देशों, एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ जरा बेटा। हाँ ये आ गया पॉइंट, ठीक है। जी7 देश के मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता इटली के रेजियो कैलाब्रिया, ये दक्षिण इटली में है, में होगी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे पीयूष गोयल जी करेंगे। ठीक है, पीयूष गोयल करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फिर वही बात मैं कहूंगा, मैं बार बार कहता रहूंगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें सुनना होगा कि भैया चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो चलो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 30 ये मैं पहुंच गया हूं। और ये क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जैसे मैंने कल आपको एक चोकर शब्द पढ़ाया था। ठीक है, मैंने वो बोला था कि कहीं पर भी कोई शब्दावली आई है तो प्रभु वो पेपर में भी आएगी। और देखो एक नई शब्दावली आ गई। ये नई शब्दावली है मानो पिनबॉल। शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लोगों को अचानक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना या जाने के लिए कहना। क्लियर है। देखो अभी क्या हुआ कि आपको तो पता ही है कि इसराइल और गाजा पट्टी, इसराइल का गाजा पट्टी पे क्या हो रहा है, हमला हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भैया कह दिया कि अब यहाँ से निकलकर गाजा पट्टी के दूसरी स्थान पर आप पहुंचे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपने अचानक ही कह दिया कि इस क्षेत्र को क्या कर दीजिए, पर्टिकुलर छोड़ दीजिए और दूसरे क्षेत्र में चले जाइए। तो जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, अचानक उसका स्थान परिवर्तन करवा दें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दें, तो इस गतिविधि के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उस शब्द का नाम क्या है, उसका नाम है मानव पिन बॉल या ह्यूमन पिन बॉल। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमारे आज के समाप्त हुए। आपको कैसा लग रहा है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन तूफानी लग रहे हैं या महत तूफानी लग रहे हैं उनके विषय में बताएं। और जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी हम लोग रात में क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा समय उपयुक्त है या भोर का समय ज़्यादा उपयुक्त होगा वो देख लीजिएगा। क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी, हर रोज 30 क्वेश्चन। क्लियर है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग की मुलाकात होगी एक अगले वीडियो पर, जहाँ पर इससे भी ज़्यादा तूफानी, भयानक और रूह को कपा देने वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत बेटा।